चलिए आज हम चल रहे हैं पढ़ने चीन के साथ शांति और संघर्ष। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि गुट निरपेक्ष की नीति के साथ भारत ने अपने विदेश संबंध और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनी कैसे पकड़ स्थापित की। अब हम चल रहे हैं समझने कि भारत के पड़ोसी चीन के साथ भारत का कैसा संबंध रहा और कैसे उस संबंध में तनाव आए। ये चल रहे हैं आज हम समझने। पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के विपरीत आजाद भारत ने चीन के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत बड़े दोस्ताना ढंग से की। आप सबको पता है पाकिस्तान के साथ तो हमारा रिश्ता शुरू होते मान ही युद्धपूर्ण हो गया, शत्रुतापूर्ण हो गया। लेकिन भारत और चीन का रिश्ता ऐसा नहीं था। भारत और चीन का रिश्ता बहुत ही शांतिपूर्ण था और दोस्ताना ढंग का था। ठीक है। चीनी क्रांति 1949 में हुई थी। इस क्रांति के बाद भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले पहले देशों में एक था। सबसे पहले चीन को एक देश के रूप में मान्यता देने का काम भारत ने ही किया। 1949 में जब चीन एक राष्ट्र के रूप में उभरा तो सबसे पहले उसे एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का काम भारत ने ही किया। ठीक है। पश्चिमी प्रभुत्व के चंगुल से निकलने वाले इस देश को लेकर नेहरू के हृदय में गहरे भाव थे और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय फलक पर इस सरकार की मदद की। नेहरू के कुछ सहयोगियों मसलन सरदार वल्लभ भाई पटेल को आशंका थी कि आगामी दिनों में चीन भारत पर चढ़ाई कर सकता है, लेकिन नेहरू सोच रहे थे कि भारत पर चीन के आक्रमण की संभावना दूर दूर तक नहीं है। बहुत दिनों से भारत की चीन से लगती सीमा पर सेना के बजाय अर्धसैनिक बल रखवाली कर रहे थे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों यानी पंचशील की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाओ एन लाई ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 में की। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध की दिशा में यह एक अलग कदम था। अगला कदम था। भारत और चीन के नेता एक दूसरे के देश का दौरा करते थे और उनके स्वागत में बड़ी भीड़ जुटती थी। मतलब भारत का शुरुआती चीन के साथ रिश्ता बहुत ही शांतिपूर्ण और दोस्ताना रहा। लेकिन भारत के कुछ नेता जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल वो चीन को लेकर हमेशा आशंकित रहे, क्योंकि वो चीन के ऊपर किसी भी रूप में कभी भी विश्वास नहीं करते थे। क्योंकि चीन ने हमेशा अपने जिन्होंने उन पर विश्वास किया उनकी उसने पीठ पर ही छुरा भोंका था, जैसा कि भारत के साथ वो करता है। तो फिर भैया वो क्या कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे सोच रहे थे, लेकिन नेहरू जी क्यों नहीं सोच रहे थे? नहीं, देखो उस समय ना हमारे जो परिस्थितियां थी, हम ज्यादा दुश्मन पाल नहीं सकते थे। उनका सोचने का तरीका सही बात है, दोनों का तरीका अलग अलग था। आपके नेहरू जी ज्यादा ही सिद्धांत परक व्यक्ति थे, सिद्धांतों पे चलने वाले, समझ में, आदर्श परक व्यक्ति थे। वो मानते थे कि कोई बेफजूल में कोई युद्ध क्यों करेगा, जब हमारा शांतिपूर्ण तरीके से ही विवाद समाप्त हो जाता है तो हम युद्ध क्यों करेंगे। लेकिन ये जो आपका चीन है, चीन अपने फायदे के लिए किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का व्यवहार कर सकता है। चीन अपने फायदे के लिए किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का व्यवहार कर सकता है। समझ में आई बात? आप सबको पता है भारत पर आक्रमण उसने कब किया है? 1962 में ही अंतरराष्ट्रीय फलक पर क्या हो रहा था? अंतरराष्ट्रीय फलक पर क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हो रहा था। क्यूबा मिसाइल संकट, दोनों महाशक्तियां आपस में भिड़ी बैठी थी।
उसी समय को इसने इस्तेमाल किया भारत पर आक्रमण करने के लिए। ऐसा इसलिए जिससे कि दोनों में से कोई भी महाशक्ति इनको भारत की बचाने मदद ना ना कर सके। क्योंकि भाई सबसे पहले इंसान अपनी समस्याओं का निदान करता है ना, फिर कहीं दूसरों की समस्याओं में हस्तक्षेप करता है, भागीदारी करता है। सबसे पहले तो वो अपनी समस्याओं का निदान करता है। भैया इंडिया का रिसोर्सेस लेने के लिए चाइना फिर अटैक किया इस पे। अभी मैं बता रहा हूं ना क्यों चाइना ने भारत पर क्यों आक्रमण किया। भारत ने तो उसके साथ शांतिपूर्ण रिश्ते स्थापित करने के लिए पंचशील समझौता किया, बहुत सारे समझौते हुए, दोनों देशों के नेता एक दूसरे के देश में आते जाते थे और उनके आने पर जनता उनका बड़े ही जोशो खरोश से स्वागत करती थी। लेकिन ऐसा क्या होता है कि भारत पर चीन आक्रमण कर देता है। इस आक्रमण में सबसे बड़ी भूमिका तिब्बत की होती है। सबसे बड़ी भूमिका तिब्बत की होती है। ये जो तिब्बत है ना, ये वाला एरिया तिब्बत, चीन इसे हथियाना चाहता है और आज उसने हथिया लिया है। तिब्बत कभी चीन का नहीं था। तिब्बत कभी भी चीन का नहीं था। तिब्बत अपने आप में एक स्वतंत्र देश था, है नहीं है। अब उसको चीन ने कब्जा कर लिया है। समझना की बात। तिब्बत अपने आप में एक स्वतंत्र था, लेकिन भारत ने कभी भी इस चीज को स्वीकारा ही नहीं। ये पहले समझ लेते हैं तिब्बत की क्या भूमिका है भारत और चीन के युद्ध में। ये इसी पृष्ठ पर है। यह मध्य एशिया का मशहूर पठार है। ऐतिहासिक रूप से तिब्बत भारत और चीन के बीच विवाद का एक बड़ा मसला रहा है। अतीत में समय समय पर चीन ने तिब्बत पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण जताया और कई दफा तिब्बत आजाद भी हुआ। 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। तिब्बत के ज्यादातर लोगों ने चीनी कब्जे का विरोध किया। 1954 में जब भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए तो इसके प्रावधानों में, अंडरलाइन कर लेना, इसके प्रावधानों में एक बात यह भी शामिल थी कि दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे। चीन ने इस प्रावधान का अर्थ लगाया कि भारत तिब्बत पर चीनी दावेदारी की बात को स्वीकार कर रहा है। 1956 में चीनी शासनाध्यक्ष चाओ एन लाई भारत के आधिकारिक दौरे पर आए तो साथ ही साथ तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा भी भारत पहुंचे। उन्होंने तिब्बत की बिगड़ती स्थिति की जानकारी नेहरू को दी। चीन आश्वासन दे चुका था कि तिब्बत को चीन के अन्य इलाकों से कहीं ज्यादा स्वायत्तता दी जाएगी। 1958 में चीन आधिपत्य के विरुद्ध तिब्बत में सशस्त्र विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को चीन की सेनाओं ने दबा दिया। स्थिति बिगड़ती देखकर तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा ने सीमा पार कर भारत में प्रवेश किया और 1959 में भारत में शरण मांगी। भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी। चीन ने, यही वो टर्निंग पॉइंट है, यही वो चिंगारी है जिसने चीन को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसा दिया। क्यों? क्योंकि चीन तिब्बत को अपना क्षेत्रफल मानता था। भाई दुश्मन के अगर आपका दुश्मन कोई है और उसे अगर आप अपना दोस्त बनाओगे तो क्या होगा? आप भी दुश्मन बन जाओगे। पर भारत कभी भी तिब्बत को चीन का अधिकृत क्षेत्र नहीं मानता था। कभी भी भारत तिब्बत को चीन का अधिकृत क्षेत्र नहीं मानता था। लेकिन चीन इस गलतफहमी में आ गया कि भारत ने उसकी इस शर्त को स्वीकार कर लिया है कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। किस समझौते के अंतर्गत? पंचशील समझौते के अंतर्गत। लेकिन भारत ने कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया। जब आपके दलाई लामा ने भारत से मदद मांगी तो भाई एक राष्ट्र के रूप में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है?
कि अगर कोई हमसे मदद मांगने आया है तो हम उसकी मदद करें। हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी मदद करें। तो हमने वही किया। हमने दलाई लामा जी को अपने राष्ट्र में शरण प्रदान करी। और चीन ने एक मिनट रुक जाना, बताऊंगा। दलाई लामा ने जब भारत से शरण मांगी तो भारत का क्या फर्ज बनता है? भारत ने दलाई लामा को अपने देश में शरण दी। और इसी बात से चीन चिढ़ गया कि आपने मेरे दुश्मन को अपने घर में शरण क्यों दी? समझ में आई बात? और इसी की खुन्नस में वो भारत से जलना शुरू कर देता है, मौके की तलाश करने लगता है। और मौका उसे मिलता है 1962 में, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया युद्ध की स्थिति में थी। और उसी स्थिति का फायदा उठाकर चीन भारत पर आक्रमण कर देता है। आगे सुन लो पहले कहानी। और भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी। चीन ने भारत के इस कदम का कड़ा विरोध किया। पिछले 50 साल में बड़ी संख्या में तिब्बती जनता ने भारत और दुनिया के अन्य देशों में शरण ली है। भारत में तिब्बती शरणार्थियों की बड़ी बड़ी बस्तियां, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में संभवतः तिब्बती शरणार्थियों की सबसे बड़ी बस्ती है। दलाई लामा ने भी भारत में धर्मशाला को ही अपना निवास स्थान बनाया है। 1950 और 1960 के दशक में भारत के अनेक राजनीतिक दल और राजनेताओं ने तिब्बत की आजादी के प्रति अपना समर्थन जताया। इन दलों में सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ शामिल हैं। चीन ने स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र बनाया है और इस इलाके को वह चीन का अभिन्न अंग मानता है। तिब्बती जनता चीन के इस दावे को नहीं मानती कि तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में चीनी बाशिंदों को तिब्बत लाकर वहां बसाने की चीन की नीति का तिब्बत जनता ने विरोध किया। तिब्बती चीन के इस दावे को भी नकारते हैं कि तिब्बत को स्वायत्तता दी गई। स्वायत्तता मतलब आजादी, स्वायत्तता दी गई है। वे मानते हैं कि तिब्बत की पारंपरिक संस्कृति और धर्म को नष्ट करके चीन वहां संप्रदायवाद फैलाना चाहता है। मतलब अपना धर्म, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को वहां पर लादना चाहता है। चीन अपने क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है, जो कि सही है। अब आपको कॉन्फ्लिक्ट का कारण पता चल गया ना कि क्या कारण है जिसने चीन को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। चीन ने भारत पर आक्रमण इसलिए किया क्योंकि भारत ने उसके दुश्मन को अपने राष्ट्र में शरण प्रदान करी। और वो मानता है कि भारत ने उसके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर किया, लेकिन ये कहीं से भी उचित बात नहीं है। तो मत मानिए ना, वो मानता है लेकिन हम नहीं मानते, क्योंकि हम कभी भी तिब्बत को उसका अभिन्न अंग मानते ही नहीं है। भैया आपका इंटरनल मैटर कैसा हुआ? ये तो इंटरनेशनल मैटर हुआ। और उसने एज ए पड़ोसी मुझसे मदद मांगी, मैंने उसके मदद की। आइए अब चीन का आक्रमण 1962, चीन का आक्रमण 1962 हम समझते हैं। चीन के साथ भारत के इस दोस्ताना रिश्ते में दो कारणों से खटास आई। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इससे भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक रूप से जो एक मध्यवर्ती राज्य बना चला आ रहा था वह खत्म हो गया। अब ये खत्म हो गया तो अब बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो गए दोनों के बीच में। जब तक ये था तब तक हम दोनों के बीच में बॉर्डर के लिए एक बड़ा क्षेत्र था, एक मध्यस्थ था कि हम दोनों के बॉर्डर के बीच में एक बहुत बड़ा राज्य है जो हम दोनों को अलग करता है। तो उस टाइम हमारा चीन के साथ कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं था, जब तक उसने तिब्बत पर अधिकार नहीं किया या कब्जा नहीं किया। और उस कब्जे के बाद भारत और चीन के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो गए। किसके बीच? भारत और चीन के बीच। ठीक है।
वह खत्म हो गया। शुरू शुरू में भारत ने चीन के इस कदम का खुले तौर पर विरोध नहीं किया। बहरहाल तिब्बत की संस्कृति को कुचलने की खबरें जैसे जैसे सामने आने लगी, वैसे वैसे भारत की बेचैनी भी बढ़ी। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत से राजनीतिक शरण मांगी और 1959 में भारत ने उन्हें शरण दे दी। चीन ने आरोप लगाया कि भारत सरकार अंदरूनी तौर पर चीनी विरोधी गतिविधियों को हवा दे रही है। अंडरलाइन कर लेना इसे। इससे कुछ दिनों पहले भारत और चीन के बीच एक सीमा विवाद भी उठ खड़ा हुआ था। भारत का दावा था कि चीन के साथ सीमा रेखा का मसला अंग्रेजी शासन के समय ही सुलझाया जा चुका है, लेकिन चीन की सरकार का कहना था कि अंग्रेजी शासन के समय का फैसला नहीं माना जा सकता। ये चीन की क्या है? ये चीन की हरारंगई है कि चीन अपने क्षेत्र को, अपनी सीमा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किसी भी रूप तक जा सकता है, किसी भी रूप तक जा सकता है। उसे जमीन चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में। ये चीन की हररंगई है, समझ में आई बात? ये चीन की बेईमानी है, बेईमानी। उसकी नीयत कभी सही नहीं थी, और जिसकी नीयत सही ना हो ना, कभी उसके साथ दोस्ती ही नहीं करनी चाहिए। जो इंसान नीयत से अच्छा नहीं है, कभी उसके साथ दोस्ती मत करो। समझ में आई बात? ना भरोसा। दोस्ती में सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास, भरोसा। और जिसने भरोसा तोड़ा वो दोस्ती के काबिल नहीं होता। मान लो आपका एक दोस्त है, उसने आपके साथ कुछ मदद करी, आपके साथ उसने कोई व्यापार किया। मान लो आज उसे आप धोखा दे देते हैं, तो आपने सिर्फ पैसे से उसे नहीं छलाया, आपने उसका पैसा ही मारा है, आपने उसकी दोस्ती खो दी है। और दोस्ती खोना दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। आप मान लो आज के समय में आपने उसे कितने का ठगा? 1 लाख, 10 लाख, लेकिन आपने आने वाले समय के करोड़ों रुपए छोड़ दिए। करोड़ों रुपए का आपने अपना नुकसान कर लिया है, क्योंकि भाई आज जो आपको इतनी मदद कर सकता था, वो आने वाले समय में कितनी मदद कर सकता था। समझ में आई बात? ऐसे ही चीन, अगर चीन ने भारत के साथ ये विश्वासघात नहीं किया होता, तो आज चीन और भारत मिलकर पूरे विश्व पर, मैं मान सकता हूं पूरे विश्व पर हमारा व्यापारिक नियंत्रण होता। पूरे विश्व पर हम व्यापार के किंग होते। समझ में आ गई बात? हमारी पूरी दुनिया पे डोमिनेशन होती व्यापार के मामले में। सुपर पावर होते हम। समझ में आई बात? हम अमेरिका को टक्कर दे रहे होते। एक विश्वासघात कितना कुछ क्या बदल देता है, ये समझ लो आप। समझ में आई बात? भारत का दावा था कि चीन के साथ सीमा रेखा का मसला अंग्रेजी शासन के समय ही सुलझाया जा चुका है, लेकिन चीन की सरकार का कहना था कि अंग्रेजी शासन के समय का फैसला नहीं माना जा सकता। मुख्य विवाद चीन से लगी लंबी सीमा रेखा के पश्चिमी और पूर्वी छोर के बारे में था। चीन ने भारतीय भूक्षेत्र में पड़ने वाले 2 इलाकों, जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर अपना अधिकार जताया। अरुणाचल प्रदेश को उस समय नेपा या उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता था। 1957 से 1959 के बीच चीन ने अक्साई चीन इलाके पर कब्जा कर लिया और इस इलाके में उसने रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए एक सड़क बनाई। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच लंबी चर्चाएं और बातचीत चली, लेकिन इसके बावजूद मतभेद को सुलझाया नहीं जा सका। दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर कई बार झड़पें हुई। समकालीन विश्व राजनीति के पहले अध्याय में क्यूबा के मिसाइल संकट की चर्चा की गई थी। क्या आपको इस घटना की याद है? हाँ भैया, याद है आपको, चलिए अच्छी बात है।
जिस समय पूरे विश्व का ध्यान दो महाशक्तियों की तानातानी से पैदा इस संकट की तरफ लगा हुआ था, ठीक उसी समय चीन ने 1962 के अक्टूबर में दोनों विवादित क्षेत्रों पर बड़ी तेजी तथा व्यापक स्तर पर हमला किया। पहला हमला एक हफ्ते तक चला और इस दौरान चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया। हमले का अगला दौर नवंबर महीने में शुरू हुआ। लद्दाख से लगे पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीन की बढ़त रोकी, लेकिन पूर्व में चीनी सेना आगे बढ़ते हुए असम के मैदानी हिस्से के प्रवेश द्वार तक पहुंच गई। आखिरकार चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया और चीन की सेनाएं उस मुकाम पर लौट गई जहां वे हमले से पहले के वक्त में तैनात थी। ये चीन का भारत पर वो आक्रमण, वो विश्वासघात था जिसने विश्व की एक ताकत को बनने से रोक दिया। नहीं, आज भारत और चीन पूरे विश्व पर डोमिनेट कर रहे होते, पूरा विश्व चला रहे होते। चीन की एक गलती ने भारत और चीन के रिश्तों को बर्बाद कर दिया और भारत ने बहादुरी से बहुत सामना किया। भारत ने बहुत बहादुरी से, देखो लोग कहते हैं कि भारत वो युद्ध हारा, मैं मानता हूं हारा, लेकिन जिन कंडीशनों में हमारा देश आजाद हुआ था ना, उन कंडीशनों में अगर कोई भी देश आजाद होता तो इतनी जल्दी वो बेहतर सेना और प्रशिक्षण वाली सेना खड़ी नहीं कर सकता था। लेकिन हमने जो सेना हमारे पास थी, जो हथियार हमारे पास थे, हमने उन्हीं हथियारों के साथ चीन को मुंह पीटा, ऐसा पीटा कि कोई कहने वाली बात नहीं। समझ में आई बात? चीन को पीछे हटने के लिए हमने मजबूर कर दिया, ये भी सच है। देखो, हार भी जरूरी है कुछ सीखने के लिए। जो हारा नहीं वो कुछ सीखा नहीं। उसके बाद फिर हमारे नहीं, उसके बाद फिर हमने जितने भी युद्ध लड़े विजयी हुए आज तक। और फिर आज उसके बाद हमारा चीन के साथ कोई ऐसा बड़ा युद्ध हुआ ही नहीं है। आज भी जब होता है तो उसमें बराबर का मुकाबला होता है, हम ही जीतते दिखाई पड़ते हैं। हाथापाई में वो कभी हमसे जीतते हुए दिखाई नहीं पड़ते। अभी भी तो हुआ था, समझ में आई? अभी भी हुआ है, हमने देखा उनकी सब डंडेबाजी हुई, जिसमें भी हमारे सैनिक उन पर हावी हैं। लेकिन ये भी सच है कि चीन की बेजोड़ ताकत का सबसे बड़ा कारण है उसकी आर्थिक ताकत। वो भी हम सीरियस समझना की बात है, उसकी आर्थिक ताकत। सचिन, उसकी आर्थिक ताकत ही उसकी इस ताकत का कारण है। और देखो, हमारे देश की राजनीति और उनके देश की राजनीति में बहुत बड़ा अंतर है। उनके देश में जितनी तेजी से फैसला होता है उतनी तेजी से फैसले हमारे देश में नहीं होते, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और वो एक तानाशाही, हम उनकी तरह खोखले थोड़ी ना। समझना की बात, वो एक तानाशाही वाला राष्ट्र है। जो कहेंगे एक पार्टी सिस्टम है, वहां पार्टी चलती है, वो एक तानाशाही है। वो तो बाहर के लोगों को दिखाने के लिए है, वो बस दिखाने के लिए दिखावा है कि वन पार्टी सिस्टम है, साम्यवादी सरकार है। लेकिन वहां पर एक बार जो फैसला हो गया सो हो गया। समझ में आई बात? वहां जो ले लिया गया राजनीति के द्वारा फैसला, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन आपके देश में तो फैसलों को पलटा भी जा सकता है। अगर जनता को लगता है कि ये कानून हमारे हिसाब से नहीं है, हमारे हितों को पूर्ण नहीं कर रहा, तो इस कानून को पार्लियामेंट को वापस लेना पड़ेगा तो पड़ेगा। ये भी हो जाता है। हमारे देश में सरकारें बदलती रहती हैं और उनके देश में स्थिरता है, राजनीतिक स्थिरता। समझ में आ गई बात? ये भी चीजें कारण है कि वहां पर चीजें तेजी से होती हैं और हमारे देश में निर्णय बहुत धीरे तरीके से होते हैं। भैया ये कारण ये भी तो कि ज्यादातर सामान हमारे देश में बिकता है। अरे ये तो है ही है, लेकिन इसका कारण यही है कि हमने जब हमारे पास मौका था
अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने का, तो हमने बेईमानी करी ना। हमारे देश में बेईमान लोगों की बहुत ज्यादा वो है ना, हमारे देश में बेईमान लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। जिन लोगों को देश चलाने का मौका मिलता है वो लोग देश को ही लूटने लगते हैं। जब आप देश को लूटोगे तो कहां से देश आगे बढ़ पाएगा? जब आप देश को लूटना बंद करोगे तभी तो आगे बढ़ पाएगा ना देश। जब तक आप लूट लगाए रखोगे, जो देश के विकास पे पैसा लगना चाहिए वो आप अपना पेट अपना घर बनाने में लगाओगे तो कहां देश पालेगा फिर? सही बात समझ में? तो ये है हमारे देश की स्थिति। अब आगे सुनो। चीन युद्ध ने भारत की छवि को देश और विदेश दोनों ही जगह धक्का लगा। इस संकट से उबरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी। सोवियत संघ इस संकट की घड़ी में तटस्थ बना रहा। क्यों बना रहा? क्योंकि चीन उसका चेला था। और क्यों? क्योंकि वो उसकी विचारधारा और अपनाता था। और आप सब जानते हो कि शीत युद्ध क्या था? गुटबंदी का युद्ध था, एक आइडियोलॉजिकल आइडियोलॉजिकल वॉर था, विचारधारा की लड़ाई। जिसके पास जितने ज्यादा देशों का समर्थन वो विजेता दिखेगा, वो विजेता होगा। जिसके पीछे जिसकी विचारधारा के जितने पिछलग्गू वो विजेता। समझ में आई बात? चीन उसकी विचारधारा का अनुसरण करता था। इसलिए 1962 के युद्ध में सोवियत संघ तटस्थ रहा। उसने भारत के लिए किसी भी प्रकार की हमदर्दी नहीं रखी। चीन युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंची, लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्र भावना भी बलवती हुई। मतलब इसके बाद देश में देशभक्ति की जो भावना जागी वो सब आप सब जानते हैं। आज भारत में राष्ट्र भावना, देखो किसी भी देश में राष्ट्र भावना का होना बहुत जरूरी है। और ऐसे ही संकट के समय में राष्ट्र भावना का प्रवाह होता है। राष्ट्र भावना जब जागती है जब राष्ट्र संकट में आता है। नहीं तो लोगों में कहते हैं ना, जब तक संकट खुद पर आता नहीं तब तक हम बचने के रास्ते भी नहीं खोजते हैं। वही चीज हुआ भारत और चीन के युद्ध में। जब भारत का युद्ध हुआ चीन के साथ तो भारत को अपनी कमजोरियों का पता चला। भारत को अपनी कमजोरियों का पता चला और देश में जनता में जो राष्ट्रवाद की भावना का पतन हो रहा था वो राष्ट्रवाद की भावना फिर जाग उठी। समझ में आई बात? चीन युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंची, लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्र भावना भी बलवती हुई। कुछ प्रमुख सैन्य कमांडरों ने या तो इस्तीफा दे दिया या अवकाश ग्रहण कर लिया। नेहरू के नजदीकी सहयोगी और तत्कालीन रक्षा मंत्री V.K. कृष्ण मेनन को भी मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा। नेहरू की छवि भी थोड़ी धूमिल हुई। चीन के इरादों को समय रहते न भाप सकने और सैन्य तैयारी न कर पाने को लेकर नेहरू की बड़ी आलोचना हुई। पहली बार उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और लोकसभा में इस पर बहस हुई। इसके तुरंत बाद कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण उपचुनावों में पटखनी खाई। देश का राजनीतिक मानस बदलने लगा था। देश का राजनीतिक मानस बदलने लगा, माहौल बदलने लगा था। अब कांग्रेस के खिलाफ माहौल जाने लगा था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में भारत ने एक युद्ध हारा। समझ में आई बात? जब भी आप अपने नेता के नेतृत्व में, जो लीडर होता है उसके नेतृत्व में हारते हैं तो आप अपने लीडर पर शक करने लगते हैं और आप अपना लीडर बदलने का प्रयास करते हैं। और भारत भी वही करने लगा था। भारत चीन संघर्ष का असर विपक्षी दलों पर भी हुआ। इस युद्ध और चीन सोवियत संघ के बीच बढ़ते मतभेद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर बड़ी उठापटक मची। सोवियत संघ का पक्षधर खेमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में ही रहा और उसने कांग्रेस के साथ नजदीकी बढ़ाई। दूसरा खेमा
कुछ समय के लिए चीन का पक्षधर रहा और यह खेमा कांग्रेस के साथ किसी भी तरह की नजदीकी के खिलाफ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गई। इस पार्टी के भीतर जो खेमा चीन का पक्षधर था उसने मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। चीन युद्ध के क्रम में माकपा के कई नेताओं को चीन का पक्ष लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। चीन के साथ हुए युद्ध ने भारत के नेताओं को पूर्वोत्तर की डावाडोल स्थिति के प्रति सचेत किया। यह इलाका अत्यंत पिछड़ी दशा में था और अलग थलग पड़ा था। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिहाज से भी यह इलाका चुनौतीपूर्ण था। चीन युद्ध के तुरंत बाद इस इलाके को नई तरतीब में ढालने की कोशिश शुरू की गई। नागालैंड को प्रांत का दर्जा दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा हालांकि केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन उन्हें अपनी विधानसभा के चुनाव का अधिकार मिला। तो इस एरिया को चीन युद्ध के बाद, जो पहले इस एरिया को नजरअंदाज किया जा रहा था, चीन युद्ध के बाद इस एरिया पर ध्यान गया और इस एरिया के पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास किया गया। क्यों? क्योंकि जितना आप अपने लोगों को अनदेखा करेंगे वो लोग आपसे उतना ही दूर जाते रहेंगे। तो इसलिए भारत ने अपने इस क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए काम करना प्रारंभ किया और इस क्षेत्र को भारत के साथ संपूर्ण रूप से जोड़ने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए, जिससे कि ये क्षेत्र भारत से उसी रूप में जुड़ सके जिस रूप में भारत के अन्य क्षेत्र जुड़े हुए थे। अब अगली क्लास में हम पाकिस्तान के साथ विवाद को समझेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर आज समाप्त होता है। धन्यवाद।